हेलो एवरीवन, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हेलो एवरीवन, आज से मैं जो अपना स्टार्ट करने जा रही हूँ वीडियो, वो मैं स्टार्ट करूँगी हाउ टू क्रैक जो नेट जेआरएफ है उसको बिना किसी कोचिंग के। हम कोशिश करेंगे कि ये जो नेट जेआरएफ है इसका जो सिलेबस है उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स है वो हम यहाँ पर इन पर्टिकुलर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। जो अभी इसके बाद से मैं जो भी वीडियोस बनाऊंगी आज का वीडियो को इंक्लूड करते हुए वो सारे मैं नेट जेआरएफ के ऊपर बनाऊंगी और वो लॉ के जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर बनाऊंगी। तो इसमें मैं बताऊंगी बेसिकली कि कौन कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स है नेट जेआरएफ के सिलेबस में जो हमें इम्पॉर्टेंट है और वो हमें पढ़ने चाहिए, और उनसे रिलेटेड जो उनमें इम्पॉर्टेंट सेक्शंस है, उनके इम्पॉर्टेंट प्रोविजंस है, वो सारे मैं इन पर्टिकुलर वीडियोस में जो मैं अभी बनाऊंगी आज का और आगे के जो वीडियोस है उनमें डिस्कस करूंगी। तो हमें एक ऐसा कोई रूटीन बनाना चाहिए जिसमें जो हमारा नेट जेआरएफ है वो हमारा क्लियर हो सके, और वो भी बिना किसी कोचिंग के और बिना किसी मतलब स्ट्रेस लिए कि हमें वो चीज़ें पढ़ लेनी चाहिए जो ऐसी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमारी मदद कर सकती है नेट जेआरएफ क्रैक करने के लिए। तो हमें सिर्फ उन पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स है उनको ही हमें पढ़ना चाहिए। हाँ, अगर किसी को पढ़ना है तो वो बाकी जैसे इंटरनेशनल लॉ है, जूरिस्प्रूडेंस है, वो भी वो पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी इतना टाइम नहीं है कि हम उन पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट्स है उनको सारा पढ़े और उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स को पढ़े। हम उन चीज़ों को स्किप भी कर सकते हैं अगर हमें बाकी जो सब्जेक्ट है वो हमें अच्छे से आ रहे हैं। तो हम उन सब्जेक्ट पर ही अगर कॉन्सेंट्रेट करें तो हम वो ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिट रहेगा, क्योंकि अभी हम बाहर कोचिंग के लिए तो जा नहीं सकते, क्योंकि अभी जो कोरोना का टाइम चल रहा है तो उस समय हमें सिर्फ घर पर रहकर ही पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें पर्टिकुलर क्या करना है कि हमें जो हमारे पास जो सोर्स है वो हमें यूज़ करने चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अभी जो हमारे पास सोर्स है उसे हमें यूज़ करना चाहिए ताकि हमारा नेट जेआरएफ जो है वो हो सके। मेरा नेट 3 बार हो चुका है, तो इसलिए अभी मैं यहाँ पर जो ये वीडियो बनाने जा रही हूँ वो इससे रिलेटेड नेट के बारे में बनाऊंगी ताकि आपको इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सके और आप नेट जेआरएफ जो है वो क्रैक कर सके। क्योंकि ये इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट इसलिए भी है क्योंकि इनमें से ज्यादातर क्वेश्चंस आते हैं, तो हमें इन पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है इनको हमें देख लेना चाहिए। अगर आपके पास टाइम हो तो आप बाकी जैसे इंटरनेशनल लॉ, जूरिस्प्रूडेंस, ये भी आप पढ़ सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन जो मेरे जो वीडियोस में बनाऊंगी अभी वो मैं जो इम्पोर्टेंट जो सब्जेक्ट्स है उन्हीं के ऊपर ही बनाऊंगी बेसिकली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो सब्जेक्ट हमारे जिनके ऊपर कमांड हो सकती है तो उन्हें हम पढ़े वो ज्यादा सही रहेगा अभी फिलहाल, ना कि जो हमारे ऐसे कोई सब्जेक्ट है जिन्हें हम अभी उनके बारे में हमें मतलब इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम उन सब्जेक्ट को पढ़ सके अभी, क्योंकि उन सब्जेक्ट में हमें टाइम भी ज्यादा लगेगा और हमारी उसमें ऐसा रिवाइज करने का हमें टाइम भी अभी नहीं मिलेगा। तो हम उन्हीं चीजों को पढ़े फिलहाल जिन्हें हमें ऐसा लगता है कि हमारा टाइम उन चीजों से बच सकता है, मतलब उनसे हमारा टाइम भी सेव होगा और हम उन चीजों को दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। तो हमें जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं फिलहाल उन्हें अगर कंप्लीट करने की कोशिश करें हम, तो हमारा नेट जो है वो जेआरएफ और नेट दोनों हो सकता है अगर हम उन पर्टिकुलर सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़े जो लॉ के हैं और उनके ऊपर अपनी अच्छे से कमांड अगर कर लेते हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी सेक्शंस है, जो इनके प्रोविजंस है, वो मैं अपने अब आगे के जो भी वीडियोस होंगे उनके अंदर डिस्कस करूंगी। तो ये वीडियो मेरा बनाने का मकसद भी यही है। तो हमें एक तरीके से स्मार्ट स्टडी करनी है जिससे कि हमारे जितने भी ये एग्ज़ाम है जो नेट जेआरएफ से रिलेटेड है वो हमारा अच्छे से हो जाए और वो हम क्रैक कर पाए। तो उसके लिए मैं यहाँ से अब जो वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो पूरा जो वीडियो होंगे मेरे जितने भी वो सारे नेट के जो सब्जेक्ट है उनके ऊपर ही होंगे, और इसमें सारे सब्जेक्ट कवर नहीं होंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है जिनमें से मतलब ज़्यादातर क्वेश्चंस आ भी सकते हैं और वो मतलब एक तरीके से इनमें क्वेश्चंस रिपीट होते भी रहते हैं और इनमें से क्वेश्चन ज़्यादातर आते हैं, तो अगर हम इन्हें भी अच्छे से कर लें तो हमारा नेट हो सकता है। और इसमें जेआरएफ के लिए अगर आपको ज़्यादा जैसे पढ़ना है तो आप लॉ का जो सब्जेक्ट है उसके साथ साथ जो पेपर 1 है उसकी भी आप तैयारी कर सकते हैं, लेकिन मेरे जो वीडियोस होंगे उनके अंदर मैं सिर्फ लॉ का जो सब्जेक्ट है उन्हीं पर ही डिस्कस करूंगी।
तो नेट क्लियर करने के लिए बेसिकली आपको पेपर तो दोनों ही क्लियर करने होंगे अच्छे से, और अगर आपका पेपर 1 अच्छे हो जाता है तो फिर, और लॉ का भी अगर आपने इन सारे सब्जेक्ट को देख लिया और इसके बाद में भी अगर आपको टाइम मिलता है तो आप बाकी जो सब्जेक्ट है उनको भी देख सकते हो। अगर आपको ऐसे लगता है कि आप उन सब्जेक्ट को पढ़ सकते हैं अच्छे से तो आप उन सब्जेक्ट को भी पढ़ लीजिएगा, लेकिन इन सब्जेक्ट को तो ज़रूर देखिएगा और इनसे रिलेटेड जो भी मैटर है, जो मेरे जो वीडियोस में है, उनको भी आप जरूर देखिएगा। और आप इससे रिलेटेड एक्स्ट्रा भी पढ़ सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरे जो वीडियोस है उनके अंदर बेसिकली आज जो मैं वीडियो स्टार्ट करने जा रही हूँ वो सबसे पहले मैं द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के ऊपर स्टार्ट करने जा रही हूँ जो 1932 का है। इसके अंदर बेसिकली आज का जो मेरा वीडियो है वो होगा इसकी प्रियम्बल के ऊपर, और इसका जो सेक्शन 1 है उससे लेकर सेक्शन जो 8 है वहां तक मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगी, और बाकी के जो सेक्शंस है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ये है एक्ट नंबर 9 1932 का, और इसका जो प्रियम्बल है वो एक बात करता है कि ये डिफाइन करता है और ये अमेंड करता है जो भी लॉ है पार्टनरशिप के बारे में उनको, मतलब कि एक तरीके से ये क्या करता है, ये परिभाषित करता है और ये संशोधित करता है जो भी भागीदारी से संबंधित जो भी विधि है उन विधि को, मतलब जो लॉ जो पार्टनरशिप के बारे में है उनको ये डिफाइन करता है और ये अमेंड करता है। तो ये सारे काम जो है वो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है वो करता है, और इसका एक्ट नंबर 9 है। इसका सेक्शन 1 है वो 3 बातें बताता है। सबसे पहले इसका शॉर्ट टाइटल बताता है, जो इसका संक्षिप्त नाम है वो क्या है, इसका संक्षिप्त नाम वो है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, और इसका एक्सटेंड मतलब इसका विस्तार कहाँ तक है, ये पूरी इंडिया के ऊपर है लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के ऊपर नहीं है इसका विस्तार। फिर कमेंसमेंट, मतलब कि ये प्रारंभ कब से हुआ था, कब से ये प्रवृत्त हुआ था, मतलब कब से इसको लागू किया गया था, फोर्स में आया था। ये आया था 1 अक्टूबर 1932 को, और इसका जो सेक्शन 69 है वो आया था 1 अक्टूबर 1933 को, मतलब कि 1 साल बाद आया था जो सेक्शन 69 है वो। और बाकी के जिसके प्रोविजंस हैं और बाकी ये पूरा जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है वो 1 अक्टूबर 1932 को आया था, और बाकी जो सेक्शन सिर्फ एक सेक्शन 69 जो है वो 1 साल बाद आया था। और ये सेक्शन 69 जो है वो हम आगे की जो वीडियो है जो मैं बनाऊंगी उसके अंदर डिस्कस करेंगे इसको डिटेल में। बेसिकली ये एक तरीके से रजिस्ट्रेशन की जो है वो बात करता है। इसके अंदर बेसिकली रजिस्ट्रेशन की बात की गई है, और ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है वो आगे डिस्कस करेंगे। तो ये बातें इसके अंदर बता रखी है सेक्शन 1 के अंदर। और उसके बाद में जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है सेक्शन 2। सेक्शन 2 क्या है, वो डेफिनेशन है, और इसके अंदर सबसे पहली जो डेफिनेशन है वो है एक्ट ऑफ ए फर्म का कार्य। और ये एक्ट ऑफ ए फर्म जो है उसके अंदर क्या आता है, उसके अंदर वो सारी चीजें आती है, वो सारे कार्य आते हैं या फिर वो सारे लोप आते हैं, जो ऐसे कोई कार्य है या कोई लोप है जो सारे पार्टनर कर सकते हैं या फिर कोई एक पार्टनर कर सकता है या फिर एजेंट कर सकता है उस फर्म का। और उसकी वजह से क्या होता है, कोई राइट इनफोर्सेबल होती है, या तो फर्म के थ्रू होती है या फिर उसके अगेंस्ट होती है। मतलब ऐसी कोई राइट है जो फर्म के द्वारा या उसके विरुद्ध प्रवर्तनीय कोई अधिकार उद्भूत होता है, उसकी वजह से वो सारे कोई एक्ट कर लेता है या फिर कोई ओमिशन करता है। और वो कौन करता है, वो सारे पार्टनर भी कर सकते हैं या कोई भी एक पार्टनर कर सकता है। फिर उसके बाद में ये जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है बी के अंदर, जो बिजनेस के बारे में बात करती है। और इस डेफिनेशन के अंदर जो बिजनेस की है उसमें दे रखा है ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। इसके अंदर 3 बातें बता रखी है, ट्रेड, ऑक्यूपेशन और प्रोफेशन। मतलब कि एक तरीके से उसमें व्यापार है, उपजीविका है और वृत्ति, ये तीनों चीजें बिजनेस में आती है। बिजनेस क्या है, कारोबार है, और इसके अंदर ये तीनों बातें आ सकती है। तो ये सेक्शन 2B के अंदर दे रखी है बिजनेस की डेफिनेशन। फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो 2D के अंदर दे रखी है, जो थर्ड पार्टी की है। तो थर्ड पार्टी की डेफिनेशन के अंदर क्या है, इसके अंदर ये बता रखा है कि अगर कोई फर्म है या कोई पार्टनर है, उनके रिलेशन में ऐसा कोई पर्सन है जो पार्टनर नहीं है उस फर्म का,
तो वो क्या होगा, वो होगा पर व्यक्ति, वो थर्ड पार्टी होगा। और वो क्यों होगा, क्योंकि वो पार्टनर है ही नहीं उस फर्म का, तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम थर्ड पार्टी कहेंगे, क्योंकि वो पार्टनर ही नहीं है उस फर्म का, तो उसे हम थर्ड पार्टी कह सकते हैं। क्योंकि वो फर्म में एक तरीके से भागीदार नहीं है, तो उस पर्टिकुलर पर्सन को हम कहते हैं थर्ड पार्टी। तो ये तीन जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर सेक्शन 2 में है, और ये तीनों इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है जो हमें देख लेनी चाहिए। और उसके बाद में जो नेक्स्ट जो इसके अंदर बात की गई है सेक्शन की, वो है सेक्शन 4। सेक्शन 3 मैंने डिस्कस नहीं किया क्योंकि वो इतना रेलेवेंट नहीं है यहाँ पर, और उसके अंदर बेसिकली जो सिंपल ही बात बता रखी है, ज्यादा ऐसे कुछ नहीं है उस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर। तो उसमें तो बेसिकली जो अनरिपील जो प्रोविजन है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के, तो वो उनके बारे में बता रखा है कि वो भी यहाँ पर लागू हो सकते हैं, और वो लागू तभी होंगे जो इसके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन है अगर वो इनकंसिस्टेंट नहीं है, मतलब एक तरीके से वो उसके अगेंस्ट नहीं है, ये जो इसके प्रोविजन है पार्टनरशिप के, तो उसके कोई प्रोविजन है इस एक्ट के, इसके अगर इनकंसिस्टेंट नहीं है तो फिर उनको यहाँ पर लागू कर सकते हैं जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो प्रोविजन है। तो बेसिकली उसके अंदर वही बात की गई है, और वो इतना रेलेवेंट नहीं है यहाँ पर बेसिकली। और फिर सेक्शन 4 है। सेक्शन 4 जो है वो बात करता है डेफिनेशन की। इसमें भी डेफिनेशन दे रखी है, लेकिन इसमें डेफिनेशन दे रखी है पार्टनरशिप की, पार्टनर की, फर्म की और फर्म के नाम की। इसमें ये 4 डेफिनेशन दे रखी है। तो ये बात करती है पार्टनरशिप की डेफिनेशन की, और फिर है उसके बाद में पार्टनर की, फर्म की और फर्म के नाम की, मतलब भागीदारी की डेफिनेशन है, भागीदार की है, फर्म की और फर्म के नाम की है। ये 4 डेफिनेशन सेक्शन 4 में है। तो सेक्शन 4 के अंदर जो सबसे पहली जो डेफिनेशन दे रखी है पार्टनरशिप की, उसके अंदर ये बता रखा है कि पार्टनरशिप क्या होती है, वो रिलेशन होती है पर्सन्स के बीच में, और वो एग्री करते हैं कि वो जो भी प्रॉफिट है उनका बिजनेस का, जो भी वो कैरी कर रहे हैं, वो क्या करेंगे, वो शेयर करेंगे उस प्रॉफिट को, जो भी उनका बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो एग्री करते हैं एक तरीके से कि वो क्या करेंगे, वो उसको शेयर करेंगे। और वो बिजनेस कौन कर रहा है, वो सारे कर रहे हैं या फिर कोई एक भी कर सकता है, उन सबके बिहाव पर। तो फिर वो जो रिलेशन जो उन पर्सन्स के बीच में होती है, उस रिलेशन को हम पार्टनरशिप कहते हैं। मतलब कि इसके अंदर उन व्यक्तियों के बीच का ऐसा कोई संबंध है जो ऐसे कोई कारोबार के लाभों में अपना अंश पाने का करार कर लिया उन्होंने, और उन सब के द्वारा या उनमें से किसी एक के द्वारा जो उनकी ओर से कार्य कर रहा है, वो चीज चलाई जा रही है, मतलब वो बिजनेस चलाया जा रहा है। तो वो लोग क्या करते हैं, वो आपस में करार कर लेते हैं सब लोग मिलकर कि हम लोग क्या करेंगे, अपना प्रॉफिट जो है बिजनेस का वो शेयर करेंगे। तो फिर उनको पार्टनरशिप के अंदर वो माना जाएगा कि ये पार्टनरशिप कर ली इन्होंने। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट जो है सेक्शन 4 के अंदर डेफिनेशन, वो है पार्टनर्स की और फर्म की। मतलब कि उसके अंदर जो नेक्स्ट डेफिनेशन दे रखी है वो भागीदार की है और है फर्म की। भागीदार के अंदर कौन आते हैं, वो सारे पर्सन्स आते हैं जो पार्टनरशिप में एंटर हुए हैं एक दूसरे के साथ में। तो उनको हम इंडिविजुअली तो क्या कहते हैं, पार्टनर कहते हैं, और कलेक्टिवली क्या कहते हैं, फर्म कहते हैं। मतलब वो लोग अलग अलग तो जब होंगे तब तो हम उन्हें पार्टनर कह देंगे, और जब वो लोग मिल जाएंगे तो फिर हम उन्हें क्या कहेंगे, फर्म। मतलब कि ऐसे कोई व्यक्ति है जो एक दूसरे से भागीदारी उन्होंने कर ली, तो उस केस में अगर वो अलग अलग है तब तो हम उन्हें पार्टनर्स कह देते हैं, और जब वो सामूहिक रूप से होते हैं, मतलब एक दूसरे के समूह में हो जाते हैं वो लोग, तब वो फर्म उनको माना जाता है। फिर है फर्म का नाम। फर्म के नाम के अंदर क्या आता है, उसके अंदर वो नाम आता है जिसमें वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, मतलब ऐसा नाम है जिसमें उनका बिजनेस वो कर रहे हैं, वो नाम उनका फर्म का नाम होता है। तो ये चारों डेफिनेशन सेक्शन 4 के अंदर बताई गई है। फिर उसके बाद नेक्स्ट सेक्शन है, वो है सेक्शन 5। सेक्शन 5 बात करता है कि पार्टनरशिप जो है वो स्टेटस से क्रिएट नहीं होती। मतलब कि हम पार्टनरशिप जो है वो किसी भी परिस्थिति से उसको हम क्रिएट नहीं कर सकते। वो किससे होगी, वो होगी कॉन्ट्रैक्ट से। जो भी कोई रिलेशन पार्टनरशिप के है, वो रिलेशनशिप वो किसी कॉन्ट्रैक्ट से ही हो सकती है, ना कि स्टेटस से होगी। मतलब कि वो जो भी उनके बारे में उनकी जो भागीदारी है, उसका जो संबंध है वो संविदा से उद्भूत होता है और वो परिस्थिति से नहीं होता। मतलब वो लोग जो संविदा कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं,
उससे ही उनके बीच में रिलेशनशिप अराइज होती है, ना कि जो उनका स्टेटस है उससे। फिर इसके अंदर बता रखा है कि अगर कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के मेंबर है और वो क्या कर रहे हैं, अपना फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, या फिर कोई बर्मिश बुद्धिस्ट हस्बैंड और वाइफ है और वो भी क्या कर रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, तो हम उन्हें पार्टनर नहीं कह सकते उस बिजनेस के अंदर। इन लोगों को हम नहीं कह सकते ये कि ये पार्टनर है। अगर कोई मेंबर है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का और वो अपना फैमिली बिजनेस कर रहे हैं, वो या फिर बर्मिश बुद्धिस्ट हस्बैंड वाइफ है और वो भी अपना कोई बिजनेस कर रहे हैं, तो उन लोगों को हम नहीं कह सकते कि ये लोग पार्टनर्स है उस बिजनेस में। इन्हें हम पार्टनरशिप के अंदर कवर नहीं कर सकते। ये लोग पार्टनरशिप की डेफिनेशन जो है उसके अंदर इन्हें हम पार्टनर्स नहीं मानेंगे। तो इनको मतलब बेसिकली पार्टनर्स जो होते हैं उसके अंदर इनको इंक्लूड नहीं किया जाता। फिर उसके बाद में ये जो नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 6। सेक्शन 6 बात करता है मोड ऑफ डिटरमाइनिंग एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टनरशिप, मतलब कि भागीदारी के अस्तित्व के अवधारण का ढंग क्या है। मतलब कैसे हमें पता चलेगा कि कोई भी पार्टनरशिप है वो एग्जिस्टेंस में है या नहीं है। तो ये देखने के लिए कि कोई भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स है वो फर्म है या नहीं है, या फिर कोई पर्सन जो है वो पार्टनर है या नहीं है। तो इस पर्टिकुलर चीज को देखने के लिए हमें क्या देखना होगा, उनके बीच में रियल रिलेशन देखनी पड़ेगी जो पार्टीज है उनके बीच में, और उनके बीच में जो वास्तविक संबंध है। हमें जो यहाँ पर ध्यान रखना होगा वो ये ध्यान रखना होगा कि जो उनके रियल रिलेशन है उन पार्टीज के बीच में, मतलब कि उनके बीच में जो क्या है, उनके बीच में एक तरीके से क्या वास्तविक संबंध है उसको हमें ध्यान में रखा जाएगा। और वो तभी यहाँ पर उस चीज को हम मानेंगे कि वो पर्सन्स है वो पार्टनर है या नहीं है, और वो ग्रुप ऑफ पर्सन्स है वो फर्म है या नहीं है। तो उनके बीच में रियल रिलेशन देखी जाएगी उनके बीच में, तभी हम उन्हें पार्टनर्स या फर्म कह सकते हैं। इसके अंदर 2 एक्सप्लेनेशन है। एक्सप्लेनेशन 1 जो है वो ये बात करता है कि अगर वो कोई प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं या फिर कोई ग्रॉस रिटर्न उनको मिल रहा है किसी प्रॉपर्टी से, और वो किसे मिल रहा है, उन पर्सन्स को मिल रहा है जो जॉइंट या कॉमन इंटरेस्ट उस प्रॉपर्टी में होल्ड कर रहे हैं। मतलब कि उनका किसी भी तरीके से उस प्रॉपर्टी के अंदर क्या है, वो कोई भी उनका ना एक तरीके से संयुक्त या सामान्य हित है, और वो व्यक्ति क्या कर रहे हैं, उससे कोई लाभ ले रहे हैं संपत्ति से, या फिर किसी भी तरीके का उनको ग्रॉस रिटर्न मिल रहा है उस प्रॉपर्टी से, और उन पर्सन्स को मिल रहा है जिनका जॉइंट कॉमन इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में। तो सिर्फ इन दोनों बातों की वजह से उन्हें हम पार्टनर नहीं मान सकते कि उनको प्रॉफिट मिल रहा है और ग्रॉस रिटर्न मिल रहा है। तो सिर्फ इन दोनों बातों की वजह से हम उन पर्सन्स को पार्टनर नहीं मान सकते। और इसके लिए बाकी जो इसेंशियल कंडीशन है, जो रियल रिलेशन है उनके बीच में, वो भी हमें देखनी होगी। सिर्फ इन दोनों बातों की वजह से हम नहीं कह सकते कि वो लोग पार्टनर है, उनके बीच में रियल रिलेशन जो है वो देखनी पड़ेगी उन पार्टीज के बीच में, तभी हम कह सकते हैं कि वो लोग पार्टनर है या वो नहीं है। एक्सप्लेनेशन 2 जो है फिर उसके बाद वो ये बात करता है कि अगर रिसीव हुआ है उन पर्सन्स को कोई शेयर प्रॉफिट का उस बिजनेस का, या फिर कोई पेमेंट मिली है उनको और वो कॉन्टीजेंट है अर्निंग के ऊपर उस प्रॉफिट के, या वो वेरी करती है जो भी प्रॉफिट उनको बिजनेस से मिला है उसकी वजह से, तो वो सिर्फ इस वजह से उनको पार्टनर नहीं माना जाएगा। जो बाकी जो पर्सन जो बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ में उनको पार्टनर नहीं माना जाएगा। मतलब कि उन पर्सन्स को या तो कारोबार के कोई लाभ है उसमें से उनको किसी भी तरीके का अंश मिलता है, या फिर कोई लाभ उनको उपार्जित होने पर समाश्रित या उपार्जित हुए लाभों के अनुसार घटने बढ़ने वाली किसी संदाय की प्राप्ति होती है, उन्हें स्वयमेव होती है, या फिर उनको या फिर किसी भी तरीके से उनको होती है वो चीज। तो उस केस में कारोबार को चलाने वाले को जो है वो हम एक तरीके से भागीदार जो है उनका नहीं मान सकते कि वो भागीदार है उन पर्सन्स के साथ जो भी बिजनेस कर रहे हैं। उन पर्सन्स के साथ हम इन्हें पार्टनर नहीं मान सकते कि उन्हें प्रॉफिट मिल रहा है शेयर का जो बिजनेस है उसका, या कोई पेमेंट मिल रही है और वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो प्रॉफिट अर्निंग के ऊपर डिपेंड कर रही है कि जितना उनको प्रॉफिट मिल रहा है उस प्रॉफिट के ऊपर कोई पेमेंट अगर उनको मिलती है तो हम उस केस में उन्हें यहाँ पर नहीं मान सकते कि वो पार्टनर है। फिर उसके बाद में जो बात है वो ये है कि अगर कोई रिसीप्ट करता है कोई शेयर या कोई पेमेंट, और वो किसे मिल रहा है, लेंडर को मिल रहा है जो मनी का है उसको, तो वो उस पर्सन्स को जो इंगेज है या अबाउट टू इंगेज इन एनी बिजनेस, मतलब कि ऐसे व्यक्ति को धन उधार देने वाले द्वारा जो किसी कारोबार में लगे हुए हो या लगने ही वाले हो, तो उन व्यक्तियों को अगर कोई भी शेयर मिलता है, कोई पेमेंट मिलता है, जो लेंडर है मनी का उसको, उस पर्सन्स को
या फिर कोई सर्वेंट या एजेंट को कोई रेमुनरेशन मिलता है, या फिर कोई विडो है, कोई चाइल्ड है जो उस डिसीज पार्टनर का, उसको क्या मिलती है, एन्युटी मिलती है उसको, या कोई प्रीवियस ऑनर है, पार्ट ऑनर है उस बिजनेस का, जो कंसिडरेशन के तौर पर उसको मिलता है सेल ऑफ गुडविल की वजह से या फिर उसका शेयर की वजह से। मतलब जो प्रीवियस कोई ऑनर हो गया, कोई पार्ट ऑनर है और उसको क्या मिल रहा है, उसको जो बिजनेस का था उसको कंसिडरेशन के तौर पर उसको मिल रहा है कंसिडरेशन एक तरीके से, और वो किस लिए मिल रहा है, क्योंकि उसने अपनी गुडविल बेच दी या अपना शेयर बेच दिया। तो इन सब पर्सन्स को, जो रिसीवर है उन सब पर्सन्स को क्या बोलेंगे, हम पार्टनर नहीं बोलेंगे। तो इन सारे पर्सन्स को, जो रिसीवर है ये लोग, इनको हम पार्टनर नहीं बना सकते जो पर्सन जो बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ में। मतलब कि किसी लैंडर को नहीं मान सकते हम कि वो एक तरीके से पार्टनर है, किसी सर्वेंट एजेंट को नहीं मान सकते, विडो को, चाइल्ड को, या कोई प्रीवियस ऑनर है या पार्ट ऑनर है, तो उन सारे पर्सन्स को हम पार्टनर नहीं मान सकते जो भी बिजनेस कर रहे हैं पर्सन्स उनके साथ में, कि इन पर्सन्स को शेयर मिल रही है, कोई पेमेंट मिल रही है, सिर्फ इस वजह से इन्हें हम यहाँ पर पार्टनर नहीं मान सकते इन पर्सन्स को, और ये लोग पार्टनर नहीं होंगे और इनका अपना अलग से एग्जिस्टेंस है, ये पार्टनर नहीं है यहाँ पर पार्टनरशिप एक्ट के अंदर जो पर्सन जो बिजनेस कर रहे हैं उनके साथ में। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है सेक्शन 7। सेक्शन 7 बात करता है पार्टनरशिप एट विल। इसके अंदर दे रखा है पार्टनरशिप एट विल, मतलब कि इच्छाधीन भागीदारी, और इसके अंदर ये बात की गई है कि अगर कोई भी प्रोविजन नहीं दे रखा कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जो पार्टनर्स हैं उनके बीच में कि कितनी उनकी ड्यूरेशन होगी पार्टनरशिप की, या फिर जो भी उनका डिटर्मिनेशन जो है पार्टनरशिप का उसके बारे में अगर कोई भी प्रोविजन नहीं दे रखा उनके बारे में, मतलब कि अगर संविदा के द्वारा जो भागीदार है उनका अस्तित्वादी जो अवधि है, जितकी कितनी अवधि तक उनके बीच में वो पार्टनरशिप रहेगी, अगर ऐसी कोई भी चीज नहीं दे रखी, ऐसा कोई भी प्रोविजन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बता रखा पार्टनर्स के बीच में जो है कि कितनी ड्यूरेशन होगी उनकी पार्टनरशिप की, मतलब कितना टाइम तक वो पार्टनरशिप रहेगी, या फिर उस पार्टनरशिप के पर्यवसान के बारे में, मतलब कब खत्म हो सकती है पार्टनरशिप, उसके बारे में अगर कोई अवधि दे ही नहीं रखी, या तो कब शुरू होगी मतलब कितने टाइम तक वो रहेगी, या तो उसके बारे में नहीं दे रखी, या कब वो खत्म होगी, तो उसके बारे में अगर कोई भी प्रोविजन नहीं दे रखा, मतलब कोई भी उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट में ऐसी कोई बात नहीं बता रखी, तो हम उस पर्टिकुलर पार्टनरशिप को पार्टनरशिप एट विल कह सकते हैं, और ये सेक्शन 7 के अंदर दे रखी है। फिर सेक्शन 8 है, उसके अंदर बात कर रखी है पर्टिकुलर पार्टनरशिप की। पर्टिकुलर पार्टनरशिप जो है वो है विशिष्ट भागीदारी, और वो क्या होती है, उसमें पर्सन क्या करता है, वो पार्टनर बन सकता है दूसरे पर्सन के साथ में, और वो पर्टिकुलर एडवेंचर्स में या अंडरटेकिंग्स में बनता है। वो मतलब पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, एक तरीके से विशिष्ट भागीदारी होती है, और वो कब होती है, वो किसी दूसरे जो है व्यक्ति उसका विशिष्ट कोई प्रोधमों या उपक्रमों में भागीदारी बन सकता है वो, मतलब किसी पर्टिकुलर कोई एडवेंचर होता है या कोई अंडरटेकिंग होता है, तो उसके लिए अगर कोई पर्सन पार्टनर बनता है किसी दूसरे पर्सन के साथ में, तो उसे हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं। मतलब एक तरीके से पर्टिकुलर पार्टनरशिप क्या होती है, किसी पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए होती है या अंडरटेकिंग के लिए होती है, और वो दूसरे पर्सन के साथ वो पर्सन पार्टनर बनता है, तो उसे हम पर्टिकुलर पार्टनरशिप कहते हैं, और वो सेक्शन 8 के अंदर है। और पार्टनरशिप एट विल जो है वो सेक्शन 7 के अंदर है। और इनके बीच में बेसिकली डिफरेंस क्या दे रखा है, ये दे रखा है कि पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, इसके बाद इसमें ये दे रखा है कि अगर पार्टनरशिप के अंदर जो प्रोविजन है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो, उसमें उन पार्टनर्स के बीच में कोई भी ड्यूरेशन नहीं दे रखी उनकी पार्टनरशिप के बारे में, मतलब कि कितने टाइम तक वो पार्टनरशिप रहेगी या फिर कब वो खत्म होगी, उसके बारे में कोई नहीं बात बता रखी, कोई बात ही नहीं बता रखी उसके बारे में, ड्यूरेशन के बारे में उसकी, तो फिर या कब वो खत्म होगी इसकी डिटर्मिनेशन के बारे में पार्टनरशिप के नहीं बता रखी कोई बात, तो उससे हम पार्टनरशिप एट विल कहेंगे। इनके बीच में डिफरेंस ये है कि पार्टनरशिप एट विल क्या होती है, उसके अंदर ये बात बता गई कि पार्टनरशिप एट विल वो होती है अगर कोई प्रोविजन दे ही नहीं रखा किसी कॉन्ट्रैक्ट में पार्टनर्स के बीच में कि कब उनकी पार्टनरशिप कितने ड्यूरेशन के लिए चलेगी या उसका कब खत्म होगी, वो इसका डिटर्मिनेशन कब होगा, उसके बारे में कोई प्रोविजन अगर कॉन्ट्रैक्ट में दे ही नहीं रखी है तो हम उसे पार्टनरशिप एट विल कहेंगे। और पर्टिकुलर पार्टनरशिप हम उसे तब कहेंगे अगर एक पर्सन दूसरे पर्सन या पार्टनर बनता है और पर्टिकुलर एडवेंचर के लिए बनता है या अंडरटेकिंग के लिए बनता है, तो वो पार्टनरशिप पर्टिकुलर पार्टनरशिप होगी। और ये दोनों सेक्शंस
जो है वो इम्पॉर्टेंट है। जो सेक्शन 7 है, सेक्शन 8 है और बाकी के जो सेक्शंस है वो नेक्स्ट वीडियो में कवर होंगे, जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो है उससे रिलेटेड है। अगर आपको मेरे इस वीडियो से कुछ भी अच्छा सीखने को मिला तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, इससे ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड।